अब जो है इसके अंदर जो है वो हम देखेंगे कि वो क्या स्टेटमेंट के अंदर डिफ़ाइन किया गया। इसमें कहा गया कि कौन सा टेस्टिमेंट मतलब कौन सी वसीयत है या अहदनामा है जिसकी बेस पर हम कह सकते हैं कि वो बहुत पावर रखता है रोल प्ले करने में। अब इसमें सेलिडिनिस डोर इन दी फेस अफेक्ट यानी कि स्मॉल रिक्वेस्ट की जाती है, आपको याद होगा फुट इन दी डोर, ठीक है, डोर इन द फेस अफेक्ट, ये वो है क्योंकि कंप्लाइंस से लिया गया है, उसमें से रिलेट करता है। बी ऑप्शन है मिलग्राम्स मैसेज एक्सपेरिमेंट। मिलग्राम का जो एक्सपेरिमेंट है उसकी यहाँ पे बात की गई है कि मिलग्राम का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें जो एक्सपेरिमेंटर था उसने जो अपना मैसेज कन्वे करना था लोगों पे कि वो लोग क्या उसको आगे जो है देखकर फॉलो करते हैं या कंप्लाइंस करते हैं, उस वो एक्सपेरिमेंट जो है वो उसके अंदर देखा गया। उसके बाद जिलिस्टिन शॉक रिसर्चर, जिलिस्टिन जो शॉक रिसर्चर थी उसके बारे में यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया। अच्छा, ऑप्शन सी है ओबीडियंस अफेक्ट, यानी कि ओबीडियंस का कितना का अफेक्ट आता है जिसकी बेस पे उनका जो है रोल पावरफुल हो जाता है। ऑप्शन डी है जिम्बार्डो प्रिजन एक्सपेरिमेंट। अब इसमें हम देखें कि कौन सा जो है अफेक्ट आता है जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कौन से जो रिसर्च है या राइट ऑप्शन इसमें से बनता है, उसको हम देखते हैं कि जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि टेस्टिमेंट टू द पावर ऑफ रोल्स बनता है, तो वो ऑप्शन 4 का है, ऑप्शन डी राइट आंसर। इट्स मीन के जिम्बार्डो प्रिजन एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है इंसान के अंदर जो है टेस्टिमेंट टू द पावर ऑफ रोल्स जो है वो डेवलप होता है। अब अगली स्टेटमेंट में देखते हैं नंबर 5 में, हाउ इंडिविजुअल्स आर अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर्स इन फोकस ऑफ स्टडी इन द फील्ड ऑफ। इसमें पूछा गया है कि कौन से जो इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे अफेक्टेड होते हैं दूसरों की मौजूदगी में और वो फोकस करने की कोशिश करते हैं अपने फील्ड के ऊपर। अब ऑप्शन ए है वो है सोशल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी का आपको पता है कि फील्ड वर्क होता है सारे का सारा। इसमें हम जो है सोशल साइकोलॉजी में हम जो है ग्रुप्स के अंदर पर इंडिविजुअली तौर पर लोगों को स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी में हम ओवरऑल ग्रुप को स्टडी कर रहे होते हैं। आगे बायोलॉजी है, सोशो सोसाइटी से बायोलॉजी यानी कि उसके बायोलॉजिकली तौर पे फिजियोलॉजिकली तौर पे उसको स्टडी किया जाता है। ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। अब हम इसमें जो स्टेटमेंट 5 है उसकी राइट ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें जो है वो राइट ऑप्शन बनता है सोशल साइकोलॉजी। आप अगर इस पर गौर करें तो इंडिविजुअल्स जो है वो अफेक्टेड होते हैं दूसरों की मौजूदगी में और फोकस करते हैं, स्टडी करते हैं अपनी फील्ड के अंदर। अगर आप देखें कि हम दूसरों की मौजूदगी से ना सिर्फ अफेक्टेड होते हैं, आप देखें आपकी तरफ कोई मुसलसल देख रहा होता है तो आप उसकी वजह से अफेक्टेड हो जाते हैं, आपको फील होना शुरू हो जाता है कोई आपको मुसलसल देख रहा है, आपको जस्ट देखने की वजह से आप इतने अफेक्टेड होता है। अगर वो कहते हैं इसमें अगर हम जो स्टडी करते हैं हम यही स्टडी कर रहे होते हैं कि दूसरों पे कितना इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, इसलिए राइट ऑप्शन जो है वो सोशल साइकोलॉजी बनता है। अगली स्टेटमेंट है हमारी नंबर 6 के। नंबर 6 जो स्टेटमेंट है उसमें नेचुरलिस्टिक फैसिली की बात की गई है। नेचुरलिस्टिक फैसिली क्या है अब उसको देखते हैं। फैसिली मीन फेक, ठीक है, जिसको हम जाली कहते हैं सादा अल्फाज के अंदर, उसकी बात की जा रही है इसके अंदर। ऑप्शन ए है द एरर ऑफ द डिफाइनिंग व्हाट इज़ गुड इन टर्म ऑफ व्हाट इज़ ऑब्जर्वेबल। इट्स मीन क्या जो एरर है हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं उसमें क्या अच्छा हो सकता है और क्या हम उसके अंदर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, वो हमारे ऑब्ज़र्वेशन में क्या आ सकता है, अच्छा क्या है और ऑब्ज़र्वेबल क्या है। ऑप्शन बी है आ फ्लॉयड साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर हमने देखना है कि क्या फ्लॉयड जो साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन में कैसे आती है। ऑप्शन सी है ऑल साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड थ्रू नेचर। जितनी भी साइकोलॉजी है वो क्या थ्रू नेचर की ही डिफ़ाइन होती है। आप देख लें हमारी जितनी भी साइकोलॉजी है वो डिफ़ाइन कुछ नेचर के थ्रू होती है, कुछ
सोसाइटी के थ्रू होती है और यानी कि डिफरेंट वे में हो रही है डिफ़ाइन, ये नहीं है एक जगह पर स्टिल नहीं है, साइकोलॉजी डिफरेंट वे से जो है वो डिफ़ाइन होती है। उसके बाद है ऑप्शन डी, द एरर ऑफ डिफाइनिंग व्हाट इज़ नॉर्मल इज़ ऑब्जर्वेबल। क्या एरर जो है हम उसको ऑब्जर्वेबल वे में या नॉर्मल वे में डिफ़ाइन कर सकते हैं? अगर हम नेचुरलिस्टिक फैसिली की बात करते हैं, ऑप्शन जो हमारी स्टेटमेंट 6 है, अगर इसका हम देखें तो इसमें जो है ए ऑप्शन राइट बनता है, क्योंकि एरर ऑफ डिफाइनिंग व्हाट इज़ गुड, हम एरर को डिफ़ाइन करते क्या ठीक है और उसको हम क्या ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, यानी कि हम उसकी अच्छाई भी देखेंगे और ये भी देखेंगे क्या हमारी ऑब्ज़र्वेशन में वो चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं नंबर 7 स्टेटमेंट में। नंबर 7 स्टेटमेंट में, अ पर्सनस आंसर टू द क्वेश्चन हु एम आई, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है स्टेटमेंट। हु एम आई अक्सर आ जाती है हु एम आई इज़, यानी कि एक पर्सन जो है वो सवाल करता है, जवाब चाहता है कि मैं कौन हूँ। ए है सेल्फ अचीवमेंट आती है इसमें, कि मैं क्या अपनी ज़ात के बारे में अचीवमेंट्स कर चुका हूँ। सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपनी ज़ात के बारे में एक तसव्वुर डेवलप होना, ठीक है। उसके बाद सेल्फ़ एस्टीम, सेल्फ़ एस्टीम क्या होती है, आपके अंदर मौजूद होती है, ये आपको पता होता है आपकी सेल्फ़ एस्टीम कितनी हाई है कितनी लो है। आप दूसरों के सामने कॉन्फिडेंस के साथ तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन आप वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सेल्फ़ एस्टीम की बड़ी ज़रूरत होती है। अकेला कॉन्फिडेंस नहीं होता, सेल्फ़ एस्टीम ही आपको वहाँ तक पहुँचाती है। इसलिए कॉन्फिडेंस और सेल्फ़ एस्टीम में डिफरेंस आ जाता है। आपको कहा जाता है क्लास में आज आपने अचानक से कहा गया है भाई आए सामने खड़े होकर प्रेजेंटेशन दें, तो ये क्या आप उठकर वहाँ तक तो आ जाते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस है, लेकिन उस पर जो आपने बात करनी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपकी सेल्फ़ एस्टीम होगी कि आप वहाँ पर खड़े होकर क्या बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते, वो आपकी सेल्फ़ एस्टीम में आ जाएगा। उसके बाद सेल्फ़ स्कीमा, आपको अपनी ज़ात के बारे में क्या तसव्वुर बना हुआ, आप अपनी ज़ात के बारे में क्या सोचते हैं, आप उसको क्या एक फ्रेमवर्क में लाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम सवाल करते हैं हु एम आई, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या बनता है, नंबर 7 का राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, सेल्फ कॉन्सेप्ट। हु एम आई, हम पूछते हैं मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, अपने ज़ात के बारे में आप यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं और आप इस सवाल का जवाब चाहते हैं। अच्छा जी, आगे स्टेटमेंट 8 की तरफ चलते हैं। बिलीव्स अबाउट सेल्फ डैट ऑर्गेनाइज एंड गाइड दी प्रोसेसिंग ऑफ सेल्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज़। अब यहाँ पर अगर स्टेटमेंट 8 को हम देखें तो स्टेटमेंट 8 जो है वो हमें बता रही है कि हमारी सेल्फ को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसको गाइड कैसे करना है। ये प्रोसेस जो है सेल्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन से है कि हमारी सेल्फ के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है। अब इसमें जो है हम देखें ऑप्शन ए सेल्फ एस्टीम आता है, बी में सेल्फ रेफरेंस अफेक्टेड आता है, सी में सेल्फ स्कीमा आता है, डी में सेल्फ कॉन्सेप्ट आता है। अगर हम इसका राइट ऑप्शन देखें तो सी बनता है सेल्फ स्कीमा, क्योंकि हम अपनी ज़ात के बारे में जैसे ऊपर हमने बात की थी कि हम उसके बारे में क्या बनाते हैं, तसव्वुर क्या कायम होता है, हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, गाइड करते हैं, उसको प्रोसेस में लाकर उसको इंफॉर्मेशन को लेकर चलते हैं ताकि एक बेहतर तरीके के साथ उसको डेवलप कर सके। अगले नंबर 9 पे स्टेटमेंट है सेल्फ एस्टीम इज़, कि सेल्फ एस्टीम क्या है। अगर हम इसको देखें नंबर 1 पे है द टोटल ऑफ आवर पॉसिबल स्लेव्स, पॉसिबल जो स्लेव्स है वो टोटली तौर पर हम उसको डिफ़ाइन करते हैं। नंबर बी पे है द सम ऑफ ऑल आवर सेल्फ स्कीमा, यानी कि सम ऑफ जितना भी टोटल सेल्फ स्कीमा हमने डिफ़ाइन किया हुआ है क्या वो हमारा सेल्फ स्टीम कहलाता है। सी पर है कि द टोटल सम ऑफ आवर थाट्स अबाउट आवर सेल्फ, हमारे जो ख्यालात हैं हमारी ज़ात के बारे में वो क्या हमारे सेल्फ स्कीमा कहलाते हैं, या कह लें कि सेल्फ स्टीम के हिस्से में आते हैं। अगर हम सेल्फ स्टीम को देखें तो वो कहते हैं आ पर्सनस ओवर आर एवेल्यूशन ऑफ वन सेल्फ, यानी कि एक पर्सन अपने ज़ात के बारे में एवेलुएट करता है कि मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या करूँगा। एवेलुएशन उसमें सारी अपनी कर रहा होता है, अपने बारे में एनालिसिस कर रहा होता है।
अब 9 का अगर हम देखें तो ऑप्शन डी राइट बनता है, क्योंकि इंसान जो है हमेशा एवेल्यूशन करता है अपनी ज़ात के बारे में, कि वो ये सोचता है कि मैंने क्या करना है और क्या होना चाहिए। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि सेल्फ़ एस्टीम। जैसे भी मैंने एक बात की थी कि एक पर्सन है उसको कहा जाता है कि भाई आकर आप डाइस पे प्रेजेंटेशन दे, उठकर आ जाना कॉन्फिडेंस है, लेकिन उस पर जो बात करनी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उसकी सेल्फ़ एस्टीम में आएगा कि क्या वो वहाँ खड़ा होकर बोल पाता है कि नहीं बोल पाता, क्या वो उसको एवेल्यूएट कर सकता है कि मैंने इस टॉपिक पे किस अंदाज में बात करनी है। तो ये उसकी जो है एवेल्यूशन होगी उस चीज़ के बारे में, अपनी ज़ात के बारे में कि मैं इसको कहाँ तक ले जा सकता हूँ। आगे नंबर 10 पे लास्ट हमारी स्टेटमेंट है। इसमें सोशल आइडेंटिटी डज़ नॉट इंक्लूड, इसमें सोशल आइडेंटिटी जो है वो जो है शामिल नहीं है इन ऑप्शन में। ए में है रेस, बी में है ब्यूटी, सी में है रिलीजन, डी में है सेक्स। अगर हम देखें, हम एक सोसाइटी में रहते हुए इन सब के साथ चलते हैं, लेकिन एक चीज़ है जिसके साथ हम ना भी हों या हों तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बगैर जो है हमारा गुजारा हो जाता है। लेकिन नस्ल के बगैर, मज़हब के बगैर और सेक्स के बगैर, यानी कि हमारी जेंडर के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। हमारी सोसाइटी हमें आइडेंटिफाई नहीं करती है, ना हमें एक्सेप्ट करती है। तो वो ब्यूटी जो है इसके बगैर हमारा गुजारा हो जाता है। बदसूरत होंगे तो भी गुजारा हो जाएगा, खूबसूरत होंगे तो भी गुजारा हो जाएगा। तो यहाँ तक था हमारा आज, और उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा और समझ भी आई होगी। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अल्लाह हाफिज़।